आप देख रहे हैं टारगेट विद अमित। क्या आप जानते हैं कि एक दशक से भी पुराना डेटा आज भी भारत के सबसे मुश्किल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की रीढ़ की हड्डी है? जी हां, हम बात कर रहे हैं 2011 की जनगणना की। ये सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं हैं, ये भारत की पूरी कहानी है। और आज हम इस कहानी के हर उस पन्ने को खोलकर पढ़ेंगे जहां से आपकी परीक्षा में सवाल बनते हैं। जरा सोच कर देखिए, सिर्फ 10 सालों के अंदर भारत ने अपनी आबादी में एक पूरा का पूरा ब्राजील देश जोड़ लिया। ये है भारत की जनगणना का स्केल, इसका पैमाना। ये आंकड़े सिर्फ गिनती नहीं है, बल्कि ये हमारी नीतियों, हमारी योजनाओं और हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। तो चलिए इस विशाल डेटा के समंदर में उतरते हैं और इसके मोती निकालते हैं। आज का हमारा सफर 6 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम जनगणना के इतिहास और उसकी जड़ों को समझेंगे। फिर 2011 के जो बड़े बड़े हेडलाइन नंबर्स हैं उन पर एक नजर डालेंगे। इसके बाद हम भारत के सामाजिक ताने बाने यानी जेंडर, लिटरेसी, इन सबको डिकोड करेंगे। फिर देखेंगे कि इस डेटा में विविधता कैसी है, इसे कौन मैनेज करता है, और सबसे आखिर में सबसे जरूरी एग्जाम फोकस और एक सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, परिचय और इतिहास। देखिए, किसी भी विषय को समझने के लिए उसकी नींव को पकड़ना बहुत जरूरी होता है। ये जनगणना की कहानी आखिर शुरू कहां से हुई? अक्सर सवाल यहीं से बन जाते हैं। भारत में गिनती का ये लंबा सफर 1872 में लॉर्ड मेयो के समय शुरू हुआ था, पर यह एक इर्रेगुलर सेंसस थी, मतलब पूरे देश में एक साथ नहीं हुई। असली पहली रेगुलर और सिंक्रोनस जनगणना, ये शब्द याद रखिएगा, सिंक्रोनस, ये 1881 में लॉर्ड रिपन के तहत हुई। फिर आया साल 1921, जिसे कहते हैं द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, महान विभाजक वर्ष। ये वो दौर था जब भारत की आबादी बढ़ने की बजाय घट गई थी। बहुत बड़ा इवेंट था ये। फिर 1948 में सेंसस एक्ट आया, जिसने इस पूरी प्रक्रिया को एक कानूनी ढांचा दिया, और 1951 में हुई आज़ाद भारत की पहली जनगणना। इसी कड़ी में 2011 की जनगणना 15वीं और आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, 2011 के बड़े आंकड़े। इन्हें आप जनगणना की हेडलाइंस कह सकते हैं। वो बड़े बड़े नंबर्स जो एक नजर में पूरे देश की तस्वीर साफ कर देते हैं। तो 2011 में भारत की कुल आबादी थी 1.21 बिलियन, यानी 121 करोड़। उस वक्त ये दुनिया की कुल आबादी का 17.5% था। मतलब सोचिए, दुनिया में हर छठा इंसान एक भारतीय था। अगर इस 121 करोड़ की आबादी को हम बांटकर देखें तो इसमें पुरुषों की संख्या थी 62.36 करोड़, यानी करीब 51.54%, और महिलाओं की संख्या थी 58.65 करोड़, यानी 48.46%। ये जो अंतर है, ये आगे चलकर सेक्स रेशो जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की नींव रखता है। अब बात करते हैं रफ्तार की। 2001 से 2011 के बीच भारत की आबादी 17.64% की दर से बढ़ी। इसे हम कहते हैं डिकैडल ग्रोथ रेट, यानी दशकीय वृद्धि दर। और अगर इसका सालाना औसत निकालें तो वो था 1.64%। ये दोनों आंकड़े 17.64 और 1.64, इन्हें दिमाग में बैठा लीजिए, ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं। 2011 में भारत का औसत था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और 2001 में ये 325 था। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जमीन पर दबाव कैसे लगातार बढ़ रहा है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, भारत का सामाजिक ताना बाना। देखिए, आंकड़े सिर्फ गिनती नहीं होते, वो समाज का आईना होते हैं। यहां हम लिंग, साक्षरता और बच्चों से जुड़े उन आंकड़ों को समझेंगे जो असल में हमारी सोशल हेल्थ रिपोर्ट हैं। टारगेट विद अमित पर हमारा यही मकसद है कि आप सिर्फ रटे नहीं, बल्कि आंकड़ों के पीछे की कहानी को भी समझें। सबसे पहले बात करते हैं लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो की। 2011 में भारत में हर 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थीं। ये एक अच्छी खबर थी, क्योंकि 2001 में ये आंकड़ा 933 था, तो एक सुधार देखने को मिला था। लेकिन यहां एक बहुत ही ज्यादा चिंताजनक तस्वीर सामने आई। जहां ओवरऑल सेक्स रेशो सुधरा, वहीं 0 से 6 साल के बच्चों का लिंगानुपात, जिसे चाइल्ड सेक्स रेशो कहते हैं, वो 2001 के 927 से घटकर 2011 में सिर्फ 919 रह गया। ये गिरावट समाज के लिए खतरे की घंटी थी, जिसने भविष्य के लिए कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब शिक्षा की बात करते हैं। 2011 में देश की कुल साक्षरता दर 74.04% थी।
सुनने में ठीक लगता है, लेकिन असली कहानी इसके अंदर है। पुरुषों की साक्षरता थी 82.14%, जबकि महिलाओं की सिर्फ 65.46%। ये जो 16.68% का अंतर है, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती है जिसे लिटरेसी गैप कहते हैं। हमारे देश की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा 13.6% 0 से 6 साल के बच्चों का था। ये आंकड़ा क्यों जरूरी है? क्योंकि यही हमारी फ्यूचर जनरेशन है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। और हाँ, इसे आप संविधान के अनुच्छेद 45 से भी जोड़कर देख सकते हैं, जो इसी आयु वर्ग की देखभाल और शिक्षा की बात करता है। ये इंटरलिंकिंग आपकी मेंस आंसर राइटिंग में बहुत काम आएगी। अब तक हमने जो भी देखा वो पूरे देश की एक एवरेज पिक्चर थी, लेकिन भारत की कहानी एक अकेली कहानी नहीं है, इसमें कई कहानियां हैं। सेक्शन 4 में हम इसी डाइवर्सिटी को देखेंगे। शहर और गांव में क्या फर्क है, SC/ST आबादी की क्या स्थिति है और राज्यों के बीच क्या होड़ लगी है। 2011 में भारत की लगभग 69% आबादी गांव में रहती थी और करीब 31% शहरों में। भले ही हम स्मार्ट सिटीज और अर्बनाइजेशन की कितनी ही बातें करें, ये आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि भारत की आत्मा आज भी गांव में ही बसती है। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST की आबादी की। SC की जनसंख्या 20 करोड़ से ज्यादा थी, जो देश की कुल आबादी का 16.6% हिस्सा है। वहीं ST की जनसंख्या 10.4 करोड़ के करीब थी, यानी 8.6%। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये भारत की कुल आबादी का 1/4 यानी 25% से भी ज्यादा है। ये आंकड़े सोशल जस्टिस और गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अब जो आपकी स्क्रीन पर है वो आपकी परीक्षा के लिए एक गोल्ड माइन है। यहां से सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश, सबसे कम सिक्किम। पॉपुलेशन डेंसिटी में बिहार 1106 के साथ टॉप पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। लिंगानुपात में केरल 1084 के साथ एक मिसाल है, तो हरियाणा 879 के साथ एक बड़ी चिंता। और साक्षरता में भी केरल 94% के साथ सबसे आगे और बिहार 61.8% के साथ सबसे पीछे है। इस टेबल का एक स्क्रीनशॉट तो बनता है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 5 पर, एडमिनिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन। ये लाखों करोड़ों आंकड़े आते कहां से हैं? इतनी बड़ी एक्सरसाइज को मैनेज कौन करता है और इसका असल में इस्तेमाल कहां होता है? अब हम पर्दे के पीछे की इस कहानी को समझेंगे। और हां, अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लग रही है तो टारगेट विद अमित को जरूर फॉलो करें। ये 4 पॉइंट्स, 4 क्विक फैक्ट्स फॉर योर एग्जाम। जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? जवाब है गृह मंत्रालय। इसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त, यानी रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। 2011 में ये कौन थे? डॉक्टर C चंद्रमौली। और 2011 सेंसस का मोटो क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये चारों पॉइंट्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं। और अब हम आ चुके हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, सेक्शन 6, एग्जाम फोकस एंड रिवीजन। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परखने का और दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर देने का टाइम आ गया है। चलिए एक सैंपल क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ऑप्शंस हैं सिक्किम, गोवा, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश। याद कीजिए वो टेबल जो हमने देखी थी। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है डी, अरुणाचल प्रदेश, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर सिर्फ 17 लोग रहते हैं। चलिए अब करते हैं एक रैपिड फायर रिवीजन। मेरे साथ साथ इन आंकड़ों को दोहराइए। महान विभाजक वर्ष 1921, कुल लिंगानुपात 943, बाल लिंगानुपात 919, जनसंख्या घनत्व 382, कुल साक्षरता 74.04%, SC आबादी का सबसे ज्यादा प्रतिशत पंजाब, ST की सबसे ज्यादा संख्या मध्य प्रदेश और दशकीय वृद्धि दर 17.64%। शानदार, ये वो फैक्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना। तो ये थी 2011 की जनगणना की एक कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस। लेकिन जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। 2011 में जो चिंताजनक बाल लिंगानुपात हमने देखा और साक्षरता में जो लैंगिक असमानता थी, आपको क्या लगता है जब अगली जनगणना के आंकड़े आएंगे तो क्या भारत इन चुनौतियों को पार कर चुका होगा? अपनी राय जरूर